हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं सभी कंफर्म कर देंगे उनका ऑडियो और वीडियो उनको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। मैं वेट कर रहा हूं आपका कंफर्मेशन। यस, सभी कंफर्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 मॉड्यूल ए BFM CIB के एग्जाम पेपर का है। फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स, जो निर्यातक हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं। फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, they need a code number. So this is the first requirement for any entity, any person to get IEC number, importer exporter code number. So every person, every firm, every company who are engaged in export or import trade has to apply for and obtain importer exporter code number, जिसको हम शॉर्ट में IEC नंबर कहते हैं। और ये कोड नंबर कहाँ से मिलता है? DGFT, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से। और ये 10 डिजिट्स का एक नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर है ये 10 डिजिट्स का। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हुए? एवरी पर्सन or every firm or every company, so we can say every entity, whosoever engaged in import export transactions, they have not only to apply, they have to get, they have to apply and they have to obtain IEC number. This is issued by DGFT and it is a 10 digits alphanumeric number. alphanumeric जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के और कुछ नंबर्स हैं। दैट इज वाई वी कॉल इट alphanumeric. इसके अलावा एवरी पर्सन और फर्म और कंपनी मीन्स एवरी एंटिटी इफ दे आर एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, दे हैव टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट which is issued by Services Export Promotion Council SEPC, और रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन FIEO। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। सो वन इज ऑब्टेनिंग IEC number from DGFT, another obtaining registration cum membership certificate from Services Export Promotion Council और FIEO से registration cum membership certificate। सो सभी एक्सपोर्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। Every person or firm or company who is engaged in export of software, अगर वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI से। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स के लिए
Software Technology Park of India. So this is a registration number of the firm or the company for international trade. ये जो नंबर है DGFT द्वारा issued, तो this is a number, registration number for international trade, and exporter importer has to invariably quote this code number. तो ये जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर है इसको इनवेरिएबली विदाउट फेल कोट करना होगा, लिखना होगा कहाँ पे? इन ऑल डेक्लेरेशंस इन ऑल फॉर्म्स। सो सभी डेक्लेरेशंस में और सभी फॉर्म्स में उसको कोट करना होगा, उसको लिखना होगा। इनमें से कुछ को हम अभी आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। आई होप यहाँ तक जो कुछ भी हमने एक्सपोर्टर के बारे में बात की, एवरीथिंग इज प्रॉपरली अंडरस्टूड टू यू, और आपने हर चीज़ को अच्छे से कॉपी में नोट भी कर लिया है फॉर रिवीजन पर्पज। तो एक्सपोर्ट डेक्लेरेशन फॉर्म्स ये कौन कौन से हैं? एक्सपोर्ट डेक्लेरेशन फॉर्म्स EDF। According to section 7 subsection 1 and subsection 3 of FEMA 1991, all exports of goods from India, गुड्स के भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं, सर्विसेज के भी एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वेदर इन फिजिकल फॉर्म और इन एनी अदर फॉर्म, वो फिजिकल फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो। सो दे हैव टू डिक्लेयर in prescribed form to effect that full value of export will be realized within prescribed period in the prescribed manner। तो उनको डेक्लेरेशन क्या देना पड़ता है? थ्रू these forms। तो ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स हैं, तो इनमें को डिक्लेरेशन देना होता है कि जितनी वैल्यू का वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतनी वैल्यू की फॉरेन एक्सचेंज वो इंडिया में लेकर के आएंगे। So requires to be declared in prescribed form to the effect that full value of exports, export की full value वो realize करेंगे within the prescribed period and in the prescribed manner। तो ये फॉरेन करेंसी उनको लेकर के आनी है अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो नोट करेंगे, पहला फॉर्म है EDF फॉर्म, एक्सपोर्ट डेक्लेरेशन फॉर्म। सो ये फॉर्म कब सबमिट करना है? एक्सपोर्ट्स अदर देन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट को छोड़ करके। सो दिस मीन एक्सपोर्ट चाहे गुड्स का है चाहे सर्विसेज का है, उन सभी के लिए फॉर्म EDF यूज होगा। और अगर ये एक्सपोर्ट है सॉफ्टवेयर का तो देन फॉर्म यूज होगा सॉफ्ट टैक्स। सो एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इन नॉन फिजिकल फॉर्म, नॉन फिजिकल फॉर्म में अगर वो एक्सपोर्ट है सॉफ्टवेयर का तो देन उसके लिए फॉर्म यूज होगा सॉफ्ट टैक्स। After introduction of electronic data interchange EDI system at certain custom offices where shipping bills are processed electronically, the GR form has since been replaced by a declaration in the form EDF। EDF से पहले there was GR form।
लेकिन जब से EDI इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जिसको कस्टम ऑफिस यूज करता है, तब से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया और अब EDF फॉर्म में ही डिक्लेरेशन देना है इन केसेस के अंदर। तो यहाँ इंफॉर्मेशन है दैट प्रीवियस GR फॉर्म stands withdrawn replaced because of installation of EDI, electronic data interchange system. EDF फॉर्म शुड बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट। ये फॉर्म 2 कॉपीज में सबमिट किया जाएगा इन डुप्लीकेट। और ये किसको सबमिट किया जाएगा? कंसर्न्ड कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। कंसर्न्ड कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, उनको ये सबमिट किया जाएगा, डुप्लीकेट में सबमिट किया जाएगा और रिलेटिव शिपिंग बिल के साथ उसको अटैच कर दिया जाएगा। After verifying and authenticating the declaration form EDF, custom hands over the exporter one copy of the shipping bill marked exchange control copy. तो इस फॉर्म को वेरीफाई करने के बाद, इस डेक्लेरेशन को ऑथेंटिकेट करने के बाद जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है वो एक कॉपी, जिस कॉपी का नाम है एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी, so that will be given back to the exporter. तो एक्सपोर्टर को उस डुप्लीकेट में से एक कॉपी हैंड ओवर कर दी जाएगी वापस टू द एक्सपोर्टर और उसको हम कहेंगे एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी। सो इस कॉपी को एक्सचेंज रिसीव हुआ या नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हुआ या नहीं, इसको मॉनिटर किया जाता है और ये फॉर्म एक्सपोर्टर सबमिट कर देगा अथॉराइज्ड डीलर को, AD को, यानी फॉर्म EDF। इट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर्स। एट द टाइम ऑफ शिपमेंट इसको डुप्लीकेट में जो प्रिपेयर किया हैंड ओवर कर दिया जाएगा बाय टू द कस्टम्स डिपार्टमेंट। कस्टमर्स इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे एंड दे विल गिव एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी बैक टू एक्सपोर्टर और एक्सपोर्टर इस कॉपी को प्रोवाइड कर देगा अथॉराइज्ड डीलर, जहां उसको बिल्स सबमिट करने एक्सपोर्ट से रिलेटेड। सो इस प्रकार से ये प्रोसेस यहां तक कंप्लीट होता है। आई थिंक ऑल मैटर्स जितने भी हमने अभी तक डिस्कस की हैं, एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर ऐसा है तो क्विकली कंफर्म कर देंगे बाय टाइपिंग NQ नो क्वेश्चन, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जितने भी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं। सो आपका कंफर्मेशन इस बात का है कि एवरीथिंग यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड। यस कर दीजिए क्विकली, NQ टाइप करके कंफर्म कर दीजिए। ऑल ऑफ यू जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास में हैं सभी कंफर्म कर देंगे। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। हु इश्यूज IEC नंबर? IEC नंबर कौन इशू करता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। सो इनको कौन इशू करता है? IEC नंबर को। यस क्विकली आंसर कर दीजिए। जितने भी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो चैट बॉक्स में आंसर को टाइप कर देंगे और जो इस वीडियो का रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे तो वो अपनी कॉपी में क्वेश्चन का नंबर मार्क कर लेंगे सो दैट उनका टेस्ट हो जाएगा दैट दे हैव बीन एबल टू डू दिस।
So answer here is B, that is the Director General of Foreign Trade. Which organizations issue registration cum membership certificate for export of services? सर्विसेज के एक्सपोर्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करिए। वेरी इजी आंसर। सर्विसेज एक्सपोर्टर्स के लिए। यस, वेरी करेक्ट। तो आंसर इज ए हियर, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिया जाता है, तो उसका पर्पस क्या है? टू फैसिलिटेट स्मूथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस, टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ द गुड्स, टू मॉनिटर कंप्लायंस विद द ट्रेड रेगुलेशंस, या ऑल दी अबव। तो हमें बताना है ऑब्जेक्टिव, हमें बताना है पर्पस, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन करने के लिए। तो ये सारे के सारे ही पर्पसेस सर्व करता है ये नंबर्स। इन व्हाट डॉक्यूमेंट शुड द इंपोर्टर एक्सपोर्ट कोड नंबर बी कोटेड? किस डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर को कोट करना है? केवल एक्सपोर्ट डिक्लेरेशंस में, केवल इंपोर्ट डिक्लेरेशंस में, इन ऑल डिक्लेरेशंस, ऑल फॉर्म्स विच आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, या ओनली इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिक्लेरेशंस के अंदर? क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा आंसर बनेगा हमारा? सो इसको कहां कोट करना है? सो वेयर इट विल बी कोटेड? So it will be quoted in all declarations and all forms. So answer C is the right answer here. What is the purpose of EDF? EDF जो हम लेते हैं उसका पर्पस क्या है? So एक तो है उसको obtain करना है IEC नंबर, लेकिन EDF इसका पर्पस क्या है? To declare number of goods exported from India, to declare full value of exports realized within prescribed period and manner, to declare mode of transport used to export goods, to declare name of AD for the exported goods. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनता है? रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली। सो ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स सारी ऑप्शंस को जब केयरफुली रीड नहीं करते तो कई बार वो क्वेश्चंस जिनका प्रेपरेशन उनका अच्छा है उनको भी गलत करके आ जाते हैं। इसीलिए सभी क्वेश्चंस को, सभी ऑप्शंस को, आंसर्स ऑप्शंस को केयरफुली रीड करने से वी आर एबल टू इम्प्रूव आवर स्कोर। तो यहाँ पे आंसर हमारा बनता है बी, टू डिक्लेयर फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स रियलाइज्ड within the prescribed period and within the according to prescribed manner. Which form is used for export of software in a non-physical form? So software export के लिए जो non-physical form में होगा तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? EDF, GR फॉर्म, सॉफ्टैक्स फॉर्म या कस्टम्स फॉर्म? किस फॉर्म को यूज किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बनेगा हमारा सॉफ्टैक्स फॉर्म, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए, और बाकी एक्सपोर्ट्स के लिए इट इज EDF फॉर्म। व्हाट इज द प्रोसीजर टू सबमिट EDF फॉर्म टू द कंसर्न्ड कमिश्नर ऑफ कस्टम्स? सो जो EDF फॉर्म हमने सबमिट करना है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को, तो उसका प्रोसीजर क्या है? It should be submitted in a triplicate. It should be submitted to AD. It should be submitted in a duplicate annexed to relative shipping bill. It should be submitted in quadruplicate. तो इसकी 3 कॉपीज फर्निश की जाएंगी, इसके
AD को सबमिट किया जाएगा, इसको डुप्लीकेट में सबमिट किया जाएगा, या इसकी 4 कॉपीज होंगी। क्वेश्चन नंबर 7, what will be our answer for question number 7? तो आंसर हमारा रहेगा C, इसको डुप्लीकेट में सबमिट करेंगे और अनेक्स कर देंगे शिपिंग बिल के साथ। What happens after customs verifies and authenticates the declaration in EDF form? EDF फॉर्म को वेरीफाई करने के बाद या ऑथेंटिकेट करने के बाद जो कस्टम्स करता है, तो उसके बाद क्या हैपन होता है? एक्सपोर्टर रिसीव्स ओरिजिनल कॉपी, exporter receives 1 copy of shipping bill marked exchange control copy, exporter receives a declaration in GR form, or exporter receives a declaration in soft-tax form. तो what happens? कौन सा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो आंसर बनता है वो आंसर हमारा बनता है बी। एक्सपोर्टर को मिलेगी 1 कॉपी शिपिंग बिल की, जिसके ऊपर एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी मार्क होगा। तो चलिए, आई होप ये जो क्वेश्चंस हमने किए इसने हमारे कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर किया। तो जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये जो लाइव क्लास हम कंडक्ट करते हैं ये हमारा स्कोर इम्प्रूव करने में बहुत यूज़फुल रहती है, लेकिन केवल इस क्लास को करके हम पास हो जाएंगे तो मुझे लगता नहीं ऐसा पॉसिबल है। सो मिनिमम मार्क्स लेने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना चाहिए, और फुल सिलेबस आप वीडियो लेसन्स के थ्रू या IIBF की बुक रीड करके तो फुल मार्क्स के लिए आपको एफर्ट करना चाहिए। हमारे वीडियो लेसन्स बेस्ट क्वालिटी के अंदर आपको मिल जाएंगे, वेरी लो प्राइस के अंदर हमारी ऐप के अंदर, और साथ में केस स्टडी क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो फिर आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। सो ऐसा देखा गया है कि अगर आप केस स्टडीज क्वेश्चंस को नहीं करते तो मिनिमम मार्क्स स्कोर करने काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इसीलिए केस स्टडीज़ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना इम्पोर्टेंस आप देते हैं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो लेसन्स को। सो क्विकली कंफर्म कर देंगे लाइक डिसलाइक को। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंप्लीशन का। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम नोट करेंगे कौन कौन सी वो पार्टीज़ हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जिनसे EDF सबमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म्स जिनको सबमिट नहीं करने हैं। सो एग्जेम्पशंस फ्रॉम EDF, नंबर 1, following exporters shipment out of India are exempted from EDF forms in terms of cases indicated in regulation number 4 dated 8th January 2021. सो रेगुलेशन नंबर 4 है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेगुलेशंस का, जिसे अपडेट किया गया 8 जनवरी 2021 को। तो कौन कौन से वो एक्सपोर्टर्स हैं, कौन कौन सी वो शिपमेंट हैं जिनको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल है। सो नंबर 1, ट्रेड सैंपल्स, जो गुड्स एंड पब्लिसिटी मटेरियल है जो फ्री सप्लाई किया जाता है विदाउट एनी पेमेंट, तो वो ट्रेड सैंपल की फॉर्म में है और इसको बगैर कुछ रिकवर किए सप्लाई किया जाता है टू द इंपोर्टर्स आउटसाइड द कंट्री। सो एक हो गया ट्रेड सैंपल्स। सेकंड है पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ ट्रेवलर्स। अगर हम ट्रेवल करते हैं आउटसाइड द कंट्री तो जो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो हमारे साथ में हो
या वो अलग से हम भेज रहे हों, तो दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। देन शिप्स स्टोर, सो जो शिप जाते हैं उनके जो स्टोर हैं। ट्रांसशिपमेंट कार्गो, सो ट्रांसशिपमेंट होता है एक ही डेस्टिनेशन के लिए जब एक से ज्यादा शिप को यूज किया जा रहा हो, पहले एक शिप और फिर दूसरा शिप। एंड गुड्स सप्लाइड अंडर ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ सच ऑफिसर्स as may be appointed by central government in this behalf or the military or navy or air force authority for military, navy or air force requirements. So these are also exempted. So ship के अपने stores, ट्रांसशिपमेंट का कार्गो, और जो गुड्स सप्लाई की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अंतर्गत। और ये डिफेंस सप्लाईज भी हो सकती हैं। देन गिफ्ट्स accompanied by declaration by exporters that they are not having value more than ₹5 lakh. So अगर एक्सपोर्टर्स गिफ्ट्स भेजते हैं जिसके साथ डेक्लेरेशन जरूर जाएगा, और डेक्लेरेशन क्या होगा कि उन गिफ्ट्स की वैल्यू 5 लाख से ऊपर नहीं है, तो वैल्यू इज नॉट मोर देन 5 लाख। देन एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजन्स और स्पेयर पार्ट्स फॉर ओवरहॉलिंग पर्पस और फॉर रिपेयर पर्पस आउटसाइड द कंट्री। अगर एयरक्राफ्ट जाता है या एयरक्राफ्ट का इंजन जाते हैं या एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स जाते हैं ओवरहॉलिंग के लिए या रिपेयर के लिए, वो भी आउटसाइड द कंट्री, लेकिन इसमें कंडीशन रहेगी कि उनको री इम्पोर्ट किया जाएगा आफ्टर ओवरहॉलिंग या रिपेयर विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट। तो अगर कोई एयरक्राफ्ट है इंडिया का, उसको कंट्री के बाहर भेजा जाता है रिपेयर के लिए या रेनोवेशन के लिए, या उसका इंजन बाहर जाता है या उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, तो उनमें भी इस डेक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है कि इस एक्सपोर्ट को री इम्पोर्ट किया जाएगा ओवरहॉलिंग या रिपेयर के बाद विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट। गुड्स इंपोर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस। अगर गुड्स इंपोर्ट की हैं बगैर किसी कॉस्ट के लेकिन उसको री एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो उनके लिए भी ये एग्जेम्पशन अवेलेबल है। देन फॉलोइंग गुड्स विच आर परमिटेड बाय डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स और फ्री ट्रेड जोन्स टू बी री एक्सपोर्टेड। सो कुछ गुड्स विच आर परमिटेड बाय डेवलपमेंट कमिश्नर्स, ये डेवलपमेंट कमिश्नर किसके हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के SEZ, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क EHTP, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP, या फ्री ट्रेड जोन्स FTZ, जिनको री एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये गुड्स कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? इसका जो रिमेनिंग पार्ट है बेटर है हम नेक्स्ट सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस सेशन के साथ रिलेटेड अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसे आप हमें
इस ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकते हो, या अगर हमारी ऐप को आपने इंस्टॉल किया है तो हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है, तो उस मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपनी रिक्वायरमेंट को हमें पोस्ट कर सकते हैं एंड वी विल सूटेबली रिप्लाई एंड हेल्प यू आउट। तो अभी इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।